तो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजपूताना अंदाज में स्वागत होगा। भारत में मैक्रोन का शाही महल में होगा डिनर। भारत में मैक्रोन को देख बड़ा पछताएंगे जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, लगेगी उनके दिल में आग। बताएंगे क्या है भारत का बड़ा प्लान, साथ ही साथ आपको बताएंगे राष्ट्रपति मुर्मू ने अब फिर दिखाए हैं एक बार भारत को लेकर तेवर। भारत को दोस्तों अब डेट दिया गया है कि इस डेट से पहले या इस डेट तक भारत अपने सैनिकों को वापस लेकर जाए। बताएंगे दोस्तों क्या कहा मुर्मू ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर में लगने वाली थी चीन की सेंध, भारत ने यूं फेल कर दिया ड्रैगन का प्लान। बताएंगे कैसे। और दोस्तों बताएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने से पहले ही कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। बताएंगे कैसे दोस्तों, एक से एक जानकारी बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी आपके मन में भी है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां राजपूताना अंदाज में स्वागत शाही महल में होगा डिनर। भारत में मैक्रोन को देख बड़ा पछताएंगे जो बाइडेन। बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 जनवरी को जयपुर में लैंड करेंगे। उनके शाही राजपूताना स्टाइल में स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। शाम को मैक्रोन के सम्मान में जयपुर के ही किसी शाही महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिनर होस्ट करेंगे। भारत चाहता है कि मैक्रोन की खातिरदारी बेहद आला दर्जे की रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए थे तो मैक्रोन ने उन्हें लूवरू म्यूजियम में डिनर करवाया था। 60 साल में पहली बार बेस्टिल डे के दिन म्यूजियम बंद रहा था। अब मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं तो भारत उनकी वैसी मेहमान नवाजी करना चाहता है। 25 से 26 जनवरी के दौरान मैक्रोन की इतनी शानदार खातिरदारी की तैयारी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत न आने के फैसले पर बहुत पछताएंगे। बाइडेन प्रशासन ने एन मौके पर 26 जनवरी को भारत आने से इनकार कर उधर में डाल दिया था। आनन फानन में मैक्रोन को न्योता भेजा गया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में जो बाइडेन तो वाकई में पछताएंगे, लेकिन मैक्रोन को भारत आने के लिए एडवांस में मोस्ट वेलकम टू इंडिया आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों। अतिथि देवो भव के एक तर्ज पर अगली खबर की ओर चले जहां पर 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटाए भारत। जी हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू ने फिर एक बार दिखाए हैं भारत को लेकर अपने नरम और गरम और चीन समर्थित तेवर। बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्मू ने एक बार फिर तेवर दिखाए हैं। चीन से लौटते ही मुर्मू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा लें। इससे पहले उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। बीते कई सालों से मालदीव में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी वहां तैनात है। मालदीव की पिछली सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने अपने सैनिकों को वहां तैनात किया था। समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी को मालदीव में तैनात किया गया है। पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा। लेकिन जब से चीन से वापस लौट कर आए हैं दोस्तों मुर्मू, इनके तेवर अचानक ही यानी ड्रास्टिकली चेंज आया है इनके तेवर में। पहले तो इन्होंने कहा कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम छोटे देश हैं तो क्या हुआ, हमको डराने का किसी को भी हक नहीं है। और अब दोस्तों भारत को लेकर बयान दे रहे हैं कि 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटाएगा भारत। जी हाँ, इससे क्लियर हो चुका है कि चीन ने बहुत कुछ सिखा करके मालदीव के राष्ट्रपति को वापस मालदीव भेजा है। क्लियर हो चुका है दोस्तों कि मुर्मू चीन समर्थित है और चीन का प्रभाव मुर्मू पर गहरा पड़ा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं तो इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन एक चीज तो है कि जिसने भी चीन का साथ दिया है या यूं कह ले चीन का हाथ जिस देश पर भी पड़ा है उसका लुटिया डूबा ही डूबा है और वो उसका बंजर होना तय है। चलते अगली खबर की तरफ जहां नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर में लगने वाली थी सेंध, भारत ने यूं फेल कर दिया ड्रैगन का प्लान। बताते भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, सभी जानते हैं। सालों साल से दोनों देशों के बीच धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध है। लेकिन चीन के दखल की वजह से बीते कुछ दशकों से इस रिश्ते में दरार आ गई। चीन नेपाल को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश में लगा है, लेकिन ड्रैगन के खौफ से बेखौफ होकर भारत के साथ बड़ी डील की है। नेपाल की जिस दौलत पर चीन की पैनी नजर थी उसकी डील भारत के साथ हो गई। नेपाल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत के साथ करार किया। 4 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी नेपाल पहुंचे थे। वहां दोनों देशों के बीच 1000 नहीं बल्कि 10,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ। नेपाल ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत के साथ यह समझौता किया।
नेपाल ने चीन से किनारा कर भारत को बिजली निर्यात करने के लिए 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का समझौता किया है। भारत नेपाल के बीच ये समझौता 25 साल के लिए हुआ है, जो दोनों देशों में बिजली व्यापार का रास्ता खोलेगा और इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। और दोस्तों, खास बात यह है कि जिस हाइड्रो पावर डील को नेपाल ने भारत के साथ किया है, उस पर लंबे वक्त से चीन की नजर थी। चीन का नेपाल में काफी दखल है। चीन ने बीते कुछ सालों में नेपाल में भारी निवेश की भी इसी मकसद से किया था। बेल्ट एंड रोड नाम से चीन की पहल के जरिए नेपाल में सड़कें बनी, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया गया। अब उसकी नजर नेपाल के हाइड्रो पावर पर थी, लेकिन भारत ने चीन के हाथों से यह मौका छीन लिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें। बलूचिस्तान में विस्फोट के बाद आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना पर किया हमला, मारे गए पाकिस्तान के 5 जवान। जी हां, दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के दौरान पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। ISPR ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। दरअसल सेना के एक ऑपरेशन के दौरान उनके काफिले पर यह हमला किया गया है। आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर छिपकर हमला किया। वहीं इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सेना की जवाबी कार्रवाई में कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के 5 जवान भी मारे गए हैं। जी हाँ, अगली खबर बताते हैं। जहां राम नगरी के राजा से मिलने आए राम के 10 दूत, थाईलैंड ने संस्कृति केंद्र के लिए मांगी जमीन। बता दें, भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को प्रतीक चिन्ह और राजा राम के नाम से राज करने वाले थाईलैंड के राजा के प्रतिनिधि ने अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। शुक्रवार बोले तो 12 जनवरी को थाईलैंड से आए प्रतिनिधि मंडल ने राम नगरी अयोध्या में संस्कृति केंद्र खोलने की पेशकश की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से मुलाकात कर थाईलैंड के प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या में सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए एक प्रस्ताव सौंपकर जमीन की भी मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल थाईलैंड में भारत के राजदूत और यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड पीस के एम्बेसडर डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में अयोध्या हिंदू धर्म के लाखों भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में क्या योगी सरकार को थाईलैंड की संस्कृति केंद्र के लिए जमीन आवंटित की जानी चाहिए? दोस्तों, क्या देनी चाहिए बताएगा जरूर और कमेंट में जय श्री राम तो आप लोग जरूर लिखिएगा। अगली खबर बता दें, जहां बेटी दामाद का गृह प्रवेश, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल में तैयारी, दिवाली जैसा होगा जश्न। जी हाँ, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर दुनिया भर के हिंदुओं में हर्ष है, खुशियां है, हैप्पीनेस है। भारत के साथ नेपाल में भी इसकी खुशी देखी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नेपाल के जनकपुर में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ उत्सव मनाया जाएगा। जनकपुर को भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। सीता का दूसरा नाम जानकी है, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी। जनकपुर काठमांडू से 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां मालदीव घूम रहे भारतीय पर्यटक ने कहा अगली बार लक्षद्वीप जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा के बाद बदले इनके विचार। दरअसल मालदीव घूमने गए भारतीय पर्यटकों का कहना है कि वे अब अगली बार से लक्षद्वीप ही घूमने जाएंगे, मालदीव कभी नहीं जाएंगे। मालदीव के 3 नेताओं की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी और देश के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद तमाम भारतीय हस्तियों सहित भारत के लोगों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही जाते हैं। इस तरह भारत मालदीव के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से लक्षद्वीप में पर्यटन को प्रोत्साहित किए जाने के बाद से बहुत से लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं। तो वहीं पहले से मालदीव में मौजूद भारतीय पर्यटकों के मन में भी लक्षद्वीप घूमने की इच्छा जागृत होने लगी है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको लक्षद्वीप और मालदीव जाने का मौका लगे तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, शिवसेना के हुए मिलिंद देवड़ा, सीएम शिंदे ने पकड़ाया पार्टी का झंडा। कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका। जी हां, चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हाथ छोड़ मिलिंद देवड़ा ने थामा शिवसेना का तीर कमान। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। इस बीच कांग्रेस को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया। रविवार यानी आज एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व करने में व्यस्त रहे, दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा कांग्रेसी छोड़ने के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने देवड़ा को भगवा ध्वज भेंट कर शिवसेना में शामिल किया। शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। आज मैं शिवसेना में शामिल हो गया। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है और आज से ही ये पता चलना शुरू हो चुका कि कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है। जी हां बहरहाल दोस्तों,
दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कौन होगी केंद्र में और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।